तो जनाब यहाँ हमें दिया गया है एक वेक्टर v जिसके अज्जा या कंपोनेंट्स हैं x, y, यानी कि इस बार हमें नंबर्स की सूरत में कंपोनेंट्स नहीं बताए गए बल्कि वेरिएबल्स यानी x और y की सूरत में x और y कंपोनेंट्स दिए गए हैं। और इस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड है 5 और इस इंफॉर्मेशन को लेकर जो हमें दी गई है हमें नीचे दी गई खाली जगहों को पुर करना है। तो यहाँ कहते हैं ये जनाब के वेक्टर w बराबर है, जबकि यहाँ वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं थी एज सच, क्योंकि w के ऊपर ये जो एरो का निशान बना हुआ है इसका मतलब यही है कि ये w एक वेक्टर मिकदार है। बहरहाल वेक्टर w यहाँ बराबर है जनाब 3x, 3y, यानी कि इस वेक्टर w का x कंपोनेंट जो है वो हमारे वेक्टर v के x कंपोनेंट का 3 गुना है, जबकि इसका y कंपोनेंट भी हमारे वेक्टर v के y कंपोनेंट का 3 गुना है। तो ऐसी सूरत में वेक्टर w का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर हम देखें तो इस वेक्टर w के कंपोनेंट्स वेक्टर v के कंपोनेंट से 3 गुना हैं, यानी वेक्टर v को बुनियादी तौर पर 3 से ज़रब दे दी जाए तो वेक्टर w हासिल हो जाएगा हमें। सो इसी निस्बत से वेक्टर w का मैग्नीट्यूड भी 3 गुना हो जाएगा। सो अगर हम वेक्टर v के मैग्नीट्यूड 5 को 3 से ज़रब दें तो ये हो जाएगा 15, जो कि हो जाएगा हमारे वेक्टर w का मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर z बराबर है -2x, -2y के। सो यहाँ भी अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर हमारे वेक्टर v के x और y कंपोनेंट्स को -2 से ज़रब दी गई है। सो इसी निस्बत से हमारे वेक्टर v के मैग्नीट्यूड को भी अगर हम -2 से ज़रब दे दें तो हमें वेक्टर z का मैग्नीट्यूड हासिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि ये जो मनफी का उनसर है ये हमें इस वेक्टर की सिम्त के बारे में बताएगा कि इस वेक्टर की सिम्त दरअसल वेक्टर v की सिम्त के बिल्कुल मुखालिफ होगी। लेकिन फिलहाल हमें इसकी सिम्त से सरोकार नहीं है, हमें तो सिर्फ वेक्टर z का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। और मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि महज एक लंबाई है जो कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और मनफी नहीं हो सकती। सो वेक्टर z का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 10। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमें ये 3 वेक्टर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं और हमें इन वेक्टर्स को मिलाना है इन ऊपर दिए गए वेक्टर्स के साथ, जो कि दिखने में इन जैसे हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं और अगर हम देखें तो दिखने में सबसे छोटा वेक्टर ये है और यहाँ हमारा सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है v। सो सिंपली ये वेक्टर हमारा हो जाएगा वेक्टर v। और अगर इस वेक्टर की सिम्त हम देखें तो इसकी सिम्त बिल्कुल वही है जो वेक्टर v की है, तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर w। और अब हमारा जो तीसरा वेक्टर बच जाता है जाहिर है वो वेक्टर z ही होगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर देखने के अलावा भी अगर हम बात करें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी इसकी सिंपली हम देख सकते हैं कि इसकी सिम्त बकिया 2 वेक्टर्स के बिल्कुल मुखालिफ है, जो कि हमें इसके x और y कंपोनेंट्स में भी नज़र आता है। सो लिहाजा ये वाला वेक्टर हमारा होगा वेक्टर z। तो मेरे अजीज़ हम वतनों दोस्तों, ये तो हो गई हमारी ये मश्क और तमाम खाली जगहें हमने पुर कर दी जो मुनासिब जवाबात थे उनसे। अब एक और मश्क या एक और एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ हमारा वेक्टर v बराबर है x, y और वेक्टर v का मैग्नीट्यूड बराबर है 10 के। तो हमारा वेक्टर w बराबर है 1/5x, 1/5y, यानी कि हमारा जो वेक्टर v है उसके x और y कंपोनेंट्स को 1/5 से सिंपली ज़रब दी गई है। सो हम वेक्टर v के मैग्नीट्यूड को भी अगर 1/5 से ज़रब दें तो हमें वेक्टर w का मैग्नीट्यूड हासिल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 या 2। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर z को अगर हम देखें तो ये वेक्टर v का 3/5 गुना है, या 3/5 से वेक्टर v के x और y कंपोनेंट्स को ज़रब दी गई है। सो वेक्टर z के मैग्नीट्यूड को भी अगर हम 3/5 से ज़रब दे देंगे तो वेक्टर z का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं और यहाँ भी हमें 3 वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमें दिए गए हैं और हमें इन 3 वेक्टर्स को ऊपर दिए गए 3 वेक्टर्स से मिलाना है। तो हमारा सबसे बड़ा वेक्टर हो जाएगा v, क्योंकि सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड इसी का है वेक्टर v का, और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर v। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। इसी तरह सबसे छोटा वेक्टर होगा z, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है सबसे कम,
और जो तीसरा वेक्टर हमारा बच जाएगा वो वेक्टर कौन सा हो जाएगा? जी बिल्कुल, वो हो जाएगा वेक्टर W।